सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बूट्स हैज टोटल रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग एट 31st December 2002 ऑफ 28,000। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है, पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। What accounting entries should Boots make on 31st December 2003? हमारा जो year end है, year end जो है वो है 31st December 2003। ओके, आगे देखते हैं। 31st December 2002 मतलब पिछला साल जो था उसमें हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स थे 28,000 के। ठीक हो गया। He believes that about 1% of these balances will not be collected and wishes to make an appropriate allowance। मतलब पिछले साल जो था, जो 31st December 2002 को फिनिश हुआ था, इस साल में इनका जो प्रोविजन फॉर अलाउंस था वो 1% पे था। सो 1% कितना हो गया, 28,000 इंटू 1%, ये हो गया $280। सो मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग अलाउंस था दैट वाज $280। Before this date, he has not made any allowances for receivables at all. Okay. On 31st December 2003, his trade receivables amount to 40,000. So 31st December 2003 को इसके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 40,000 के, और his experience during the year has convinced him that an allowance of 5% should be made. ओके, तो इस साल उसका इरादा है कि उसने प्रोविजन लेना है 5% का। सो 40,000 इंटू 5%, ये हो जाएगा $2,000। ओके, अब हमने ये बताना है कि इस साल में what accounting entries should Boots make on 31st December 2003 in the statement of financial position। क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी और क्या क्या अमाउंट्स होंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो 31st December 2002 है, ये 280 पिछले साल का क्लोजिंग प्रोविजन है, तो ये इस साल का ओपनिंग प्रोविजन होगा। तो ये किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, ये हो गया 280 का। ठीक हो गया। और ये जो है ये इस साल का क्लोजिंग प्रोविजन है, क्लोजिंग प्रोविजन किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे, ये हो जाएगा क्लोजिंग, ये कैरिड फॉरवर्ड, ये हो गया 2000। मतलब साल के शुरू में हमारा प्रोविजन था $2,000, साल के शुरू में था $280 का, साल के एंड पे हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोविजन हो $2,000 का। तो इस साल फर्दर हमने प्रोविजन को इंक्रीज करना है, कितने अमाउंट से, ये हम देख लेते हैं। कितने से इंक्रीज करेंगे, 2000 माइनस 280। ये सिर्फ क्रेडिट साइड, जी 1720, और ये सिर्फ क्रेडिट साइड पे ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंट फिर बैलेंस नहीं होगा। देख लेते हैं दोनों साइड बैलेंस हो रही हैं, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। और ये क्या है, ये हमारा फर्दर बैड डेट एक्सपेंस है। इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, कितने अमाउंट से, 1720 से। ये हमारी जाएगी इनकम स्टेटमेंट में डबल एंट्री, क्योंकि एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है ना, तो ये वाला पार्ट। तो ये एक्सपेंस जाके हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, और कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एज इंक्रीज इन एक्सपेंस। एग्री। अब उन्होंने ये पूछा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे रिपोर्ट होगा ये। सो बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में पहले तो हमने इस साल के ट्रेड रिसीवेबल्स रिपोर्ट करने होंगे। तो बैलेंस शीट में जहां पर करंट एसेट्स आते हैं वहां पर हम जाके रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स साल के आखिर में कितने होंगे। इस साल के 40,000 होंगे, बिल्कुल। और अक्सर हम क्या करते हैं, वैसे तो देखो जब हम
कंफर्म बैड डेट होता है तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करते हैं। जब हम अलाउंस लेते हैं ना, तो फिर हम कभी भी अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट नहीं करते। यही तो पर्पस होता है प्रोविजन या अलाउंस का। लेकिन हम अक्सर ऐसे भी रिपोर्ट करते हैं। अब उसने तो पूछा ट्रेड रिसीवेबल्स का, तो ये हमारा आंसर है। बट अक्सर कंपनीज किस तरह रिपोर्ट करती हैं? वो कहती हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स तो हैं $40,000 के, लेकिन इसमें हमने प्रोविजन भी ली हुई है कि शायद हमें ये ना मिले। सो प्रोविजन ऑफ बैड डेट इस साल के आखिर में कितनी है? इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है $2,000। तो वो कहते हैं कि 2000 की हमने प्रोविजन भी ली हुई है और हमारे नेट रिसीवेबल्स हैं साल के एंड पे 40,000 माइनस 2000। हर कंपनी ऐसा शो नहीं करती है, बट सम कंपनीज कर भी देती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 के हैं, बट शायद 2000 के हमें कलेक्ट बैक ना हो, तो 38,000 जो है वो उनकी रियल वर्थ है। सो ये होते हैं 38,000 वाले नेट रिसीवेबल्स और ये होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। बट उसने आपसे ये पूछा है, उसने आपसे नेट रिसीवेबल्स का नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा है व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज शुड ए मेक। सो ट्रेड रिसीवेबल्स ये हो जाएंगे और प्रोविजन जो है बैलेंस शीट में अगर रिपोर्ट करनी है तो ये आ जाएगी। एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉस्ट्स ऑफ ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू कस्टमर्स? ए है इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट, कॉस्ट ऑफ ट्राइंग टू ऑब्टेन पेमेंट, कोर्ट कॉस्ट और ऑल ऑफ द चॉइसेस। तो आपने इसमें सेलेक्ट किया था बी। ए और सी क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब आप अपने कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हो, मतलब अकाउंट रिसीवेबल को, ठीक है, जब भी आप उसको अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट सेल करते हो, तो क्रेडिट सेल में क्या होता है? सबसे बड़ा रिस्क होता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि आपने आज अपने कस्टमर को क्रेडिट दिया 1 महीने का या जितने भी टाइम पीरियड का, और विद इन दैट क्रेडिट पीरियड वो डिफॉल्ट कर जाए और वो आपको पेमेंट वापस ना कर पाए। इसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क कि आपने जो कर्जा दिया है वो आपको कभी वापस मिलेगा ही नहीं। तो अब क्रेडिट रिस्क जब आप लेते हो या अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफर करते हो, तो आप उस क्रेडिट रिस्क की वजह से आपको कौन कौन सी कॉस्ट्स आ सकती हैं? क्योंकि देखो जब भी जहां रिस्क होगा ना, तो वहां पर आपको एडिशनल कॉस्ट्स भी बेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि आप अगर एक सप्लायर के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे आप ये प्रोडक्ट दो आज और मुझसे अभी आप कैश पेमेंट ले लो, तो वो आपको प्राइस थोड़ी सी कम बताएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन सप्लायर के माइंड में ये होता है कि मुझे अभी का अभी कैश मिल रहा है, तो ठीक है मैं इसको थोड़ा सा प्राइस अच्छी दे देता हूँ। लेकिन वही प्रोडक्ट आप सप्लायर को कहो कि ये प्रोडक्ट मुझे आप आज दो और 2 महीने बाद मुझसे पेमेंट लो, वो आपको प्रोडक्ट महंगा बेचेगा। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि शायद जितनी मैं क्रेडिट सेल कर रहा हूँ कुछ जो है मैं उसको रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो उसको कॉम्पनसेट, इस क्रेडिट रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए सप्लायर जब क्रेडिट पे माल बेचता है तो वो महंगा बेचता है। एग्री विद दिस? तो ये क्रेडिट रिस्क की एक कॉस्ट होती है कि आपको माल जो है जब आप कैश पे लोगे तो सस्ता मिलेगा और जब आप क्रेडिट पे लोगे तो आपको महंगा मिलेगा। तो ये एक कॉस्ट हो सकती है। और क्या कॉस्ट हो सकती है? इंटरेस्ट कॉस्ट एंड ओवरड्राफ्ट, क्या ये हो सकती है? ओवरड्राफ्ट का पता है ना आपको? ओवरड्राफ्ट ये होता है कि आपके पास कैश खत्म हो गया तो बैंक से आपने फौरन शॉर्ट टर्म लोन ले लिया और उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब सोचो, जब आप क्रेडिट कस्टमर को ज्यादा कर्जा दोगे, अपने ज्यादा कस्टमर्स को आप कर्जा दोगे, तो आपको हमेशा कैश की प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि आप प्रोडक्ट तो आज बना रहे हो, कॉस्ट आप आज इनकर कर रहे हो, अपने लेबर को भी आप सैलरी दे रहे हो, अपना रेंट भी पे कर रहे हो, सब कुछ आप एक्सपेंसेस आज कर रहे हो। लेकिन जब आप क्रेडिट पे सेल कर दोगे, उसका कैश मिलेगा आपको लेट्स से 2 महीने बाद। तो ये 2 महीने में आप कैसे सरवाइव करोगे? 2 महीने में अगर आपको कैश प्रॉब्लम आती है तो आपको बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्रेडिट सेल ना की होती तो आपको फौरन कैश मिल जाता, लेकिन आपने चूंकि क्रेडिट सेल की है तो आपको कैश बाद में मिलेगा, तो आपको ओवरड्राफ्ट लेके अपना गुजारा करना पड़ेगा। सो क्या इंटरेस्ट कॉस्ट क्रेडिट रिस्क की कॉस्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सो ऑप्शन ए तो ठीक हो गया।
बी, कॉस्ट ऑफ ट्राइंग टू obtain पेमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि आपको जब क्रेडिट सेल करते हो ना तो आपको रिकवरी करनी पड़ती है। रिकवरी करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक बंदा अपने पास एम्प्लॉय रखते हो, उसे कहते हो आपको कोई काम नहीं है, आपने सारा दिन मेरे क्रेडिट कस्टमर्स के पीछे घूमने, उनसे पेमेंट कलेक्ट करके लानी है। उस बंदे को आपको सैलरी भी देना पड़ेगा। इस सैलरी को हम क्या कहते हैं, रिकवरी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग मनी फ्रॉम योर क्रेडिट कस्टमर्स। सो ऑप्शन बी हो सकती है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। सी, कोर्ट कॉस्ट। जब आप क्रेडिट पे कर्जा दोगे या क्रेडिट पे सेल करोगे अपने कस्टमर को, और अगर कल को वो डिनाई करता है पेमेंट करने से, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कर सकते, अब वो जंगलों वाला ज़माना तो नहीं है कि आप तलवार निकाल के चले जाओ, उससे लड़ना शुरू कर दो। तो आप क्या करोगे, आप कोर्ट कचहरी करोगे उसके साथ, अदालत में लेके जाओगे उसको, उसको आप अदालत में प्रूफ दोगे कि मैंने इसको क्रेडिट सेल की थी और ये मुझे पेमेंट नहीं कर रहा। तो कोर्ट कॉस्ट हो सकती है, बिल्कुल लीगल कॉस्ट या कोर्ट कॉस्ट भी हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ द चॉइसेस। क्लियर विद दिस।